नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, पिछले एक दिन से मतलब कल से लेकर के आज तक इंटरनेट वर्ल्ड में एक कोहराम मचा हुआ है। एक शोज के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है और वो शो है इंडिया गॉट लैटेंट। अब अमेरिका गॉट टैलेंट एक कार्यक्रम हुआ करता था, सब आप परिचित हैं इससे। इंडिया गॉट टैलेंट उठ के तर्ज पे चलना शुरू हुआ, इसके बारे में भी आप परिचित होंगे। लेकिन इसी तर्ज पे कुछ लोगों ने शुरू कर दिया इंडिया गॉट लैटेंट। अब इसका क्या मतलब है नहीं है, ये वही लोग बताएं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का लब्बो-लियाब ये होता है कि इसमें कंटेस्टेंट आते हैं, अपने टैलेंट को दिखाते हैं, 2 4 5 जजेस होते हैं और कंटेस्टेंट अपना नंबर पहले से ही तय करके आते हैं कि आपको अपने परफॉर्मेंस पर कितना अंक मिलना चाहिए और उसके हिसाब से फिर जो जजेस होते हैं वो अपना अंक देते हैं और अगर उस अंक से अपने जो परफॉर्मर है उसका अंक मिल जाता है तो उसको विनर घोषित किया जाता है। ये पूरा उस खेल का और भी बहुत सारी पेचीदगी हैं। उस खेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे होंगे मैं जिक्र कर रहा हूं रणवीर इलाहाबादिया का और उनके साथी का। उसमें ये पूरा का पूरा होस्ट जो है उसमें समय रैना है और ये सभी जजेज हैं। समय रैना के साथ-साथ अपूर्वा मखीजा और और भी लोग हैं, आशीष चंचलानी और ये सारे लोग यूट्यूबर्स हैं, सफल हैं और अच्छा पैसा बना रहे हैं। इनकी बड़ी तारीफ होती थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इन्हें बुलाते थे और यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर के रूप में इन लोगों की बड़ी पहचान है। इन लोगों ने बड़ी पहचान बनाई भी है। प्रधानमंत्री ने बुला करके इनको सम्मानित भी किया है। बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर में इनका नाम शुमार है। तो ये माननीय इलाहाबादिया जो हैं, अभी बाद में अभी पूरा एक्सपोज़ हुआ कि ये असल में शुरू से ही एक स्पॉइल्ड अ, लड़का रहा है और इस तरह के ही काम में ये इन्वॉल्व रहा है। ये जब इनके पास जब पैसे आ गए तो इन्होंने अपनी एक टीम बना ली और उसमें रिसर्च करने वाले की एक टीम है जो रिसर्च करके काम करती है और इन्होंने खास तौर से राइट विंग कंटेंट पे अपना कंटेंट डेवलप करने का एक मार्केटिंग तरीका ढूंढा क्योंकि ये कंटेंट इंटरनेट वर्ल्ड पे ज्यादा खरीदा जाएगा, या तो एंटी राइट विंग हो या प्रो राइट विंग हो। उसको इनके दर्शन से या उस बारे में इनका कितना अध्ययन है, ये सब कुछ नहीं है, ये रिसर्च टीम इनको करके देती है और उसके हिसाब से ये अपने होस्ट से, अपने गेस्ट से सवाल जवाब करते हैं बीइंग ए होस्ट। खैर, ये तो है इनकी कहानी। 35 लाख रुपए ये कमाते हैं अमूमन प्रत्येक माह। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें ये है कि यूट्यूब इनको बहुत पैसा नहीं देता है। यूट्यूब का जो दूसरा आयाम है जैसे मेंबरशिप से, स्पॉन्सरशिप से, उनसे ये पैसे कमाते हैं। जब एक बार आपकी अ, पहचान बन जाती है, आप पॉपुलर हो जाते हैं, तो बतौर इन्फ्लुएंसर आपको ब्रांड एंडोर्समेंट करने का मौका मिलता है और इन्फ्लुएंसर को लोग उसका यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए आपको जो पैसे मिलते हैं, वो बड़े पैसे मिलते हैं और उससे इनकी ज़्यादा कमाई होती है। यूट्यूब में तो कई बार जो अगर इनके कुछ इस तरह के कंटेंट आते हैं, तो यूट्यूब उनको रोक भी देता है और इस तरह के जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको यूट्यूब से बहुत कम पैसा मिलता है। मेरा सवाल आज यूट्यूब और रणवीर इलाहाबादिया के उस मंतव्य पर नहीं है जो इन्होंने कहा है। ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। पूरे इंटरनेट वर्ल्ड पे बहुत सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के कंटेंट बनाए जा रहे हैं। उनको बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ये ऑल राउंड वॉर है उन देशों के लिए जिस देश में मोरालिटी, नैतिकता, सभ्य समाज जिसको आप कहते हैं, शालीनता, ये सब शब्दावली एग्जिस्ट करती है। ऐसे देशों को वो लोग निशाने पर लिए हुए हैं और भारत उनमें सबसे अधिक है। 2 कारणों से। एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से भारत की आबादी
पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सबको मिला दें तो भी 50% ये आबादी नहीं पहुंच पाती है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि 34, 35, 40 करोड़ के आसपास आबादी है अमेरिका की और 20-25 करोड़ आबादी है पूरे यूरोप की, 4-5 करोड़ आबादी है, 5-6 करोड़ आबादी है इंग्लैंड की। उसी प्रकार से छोटा-मोटा आबादी ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, ये सबको भी मिला दें तो भारत के वो 50% मार्क ही क्रॉस कर पाते हैं, 100 करोड़ का भी आंकड़ा छू नहीं पाते हैं और अकेले भारत की आबादी 140 करोड़ है। तो इन सभी कंपनियों का बहुत बड़ा बाजार भारत है और इन कंपनियों के जो परवर्टेड माइंड है, ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां अच्छे काम को प्रोत्साहन नहीं देती हैं, अच्छे कंटेंट को प्रोत्साहन नहीं देती हैं, उनके साथ काम नहीं करती है। यूट्यूब क्यूवाइब का भी बिजनेस पार्टनर है और अच्छे कंटेंट को जरूर आगे बढ़ाती है। जो कंटेंट नहीं होता है उनको हो सकता है कि उनको उनमें दम नहीं लगा, लेकिन यूट्यूब हमारे साथ कोई ऐसा अभी तक तो व्यवहार नहीं किया। जो पहले किया उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई भी लड़ी, वो अलग विषय है। लेकिन हम भी कंटेंट बनाते हैं, हम भी आपके सामने शो लेके आते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं होती है। कुछ ऐसी बातें जो उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कुछ हो, जैसे कि कोविड के दौरान इन्होंने किया था, आपको मालूम है महामारी को लेकर के किया था, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जो इसके पीछे का जो बड़ा खेल है, इसको समझने की आवश्यकता है, जिसको डीप स्टेट कहते हैं आप। ये डीप स्टेट इन लोगों के पीछे खड़ी है और इनको ये मालूम भी नहीं है कि हमारे पीछे हम डीप स्टेट के हाथों का एक टूल बनते जा रहे हैं। इस तरह के परवर्टेड माइंड को तलाश करके उन्हें इसी तरह के कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। रणवीर इलाहाबादिया ने जिस कंटेंट का, जिस वाक्यांश का, जिस वाक्य का जिक्र किया है, हम उसको अपने मुंह से बोल नहीं सकते। कोई नहीं बोल पा रहा है। टेलीविजन चैनल्स में भी चले, इंटरनेट पे भी चल रहा है। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार से वो माता-पिता के सेक्सुअल रिलेशन को जिस प्रकार से उन्होंने सामने रखा है, ये न सिर्फ अशोभनीय है, वरन कि भारतीय जनमानस के लिए ये बेहद शॉकिंग है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रणवीर इलाहाबादिया का विरोध कौन कर रहे हैं सबसे ज्यादा विरोध रणवीर इलाहाबादिया का वही राइट विंगर कर रहे हैं जो राइट विंग आज तक इनको समर्थन कर रहे थे, इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, क्योंकि इन्होंने सनातन की एक प्रकार की फिलॉसफी को मार्केटिंग टूल बनाया था और उसको ये बेच रहे थे। इनको लग रहा था कि ये माल बिकेगा तो उस पर कंटेंट बनाते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट इन्होंने किए, लेकिन इनकी उच्छृंखलता, इनके लगता है कि अब ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि इनके जीन्स से आया है, लेकिन इनका जो पाकिस्तानी मूल है वो लगता है कि इन्हें प्रेरित कर रहा है। ये पाकिस्तान से, आपको मालूम होगा कि ये जो रिफ्यूजी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे रिफ्यूजी उस तरह के होते हैं, लेकिन ये रहने वाले हैं मूलतः पाकिस्तान से। इनका परिवार आजादी के बाद शिफ्ट होकर के भारत आया था। बीफ खाने को लेकर के, इसके पहले भी ये बीफ ईटर के रूप में जाने जाते हैं, बीफ खाने को लेकर के ये सवालों के घेरे में आए थे। इस तरह के ऑलमोस्ट पॉर्न कंटेंट बना करके इन्फ्लुएंसर बनना अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे अधिक हमें जो शिकायत है वो दर्शकों से है, उन युवा पीढ़ी से है जो लगातार इंटरनेट पे अपना वक्त देते हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वक्त देते हैं और ऐसे कंटेंट को न सिर्फ देखते हैं बल्कि उसको प्रोत्साहन भी देते हैं। हमें जानकारी मिली है कि यूट्यूब का जो एडसेंस है उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे अधिक पैसे इन्हें मेंबरशिप से मिलते हैं और इनके मेंबरशिप का पाने का जो सबसे कम मूल्य है वो 49 रुपए है। अब लाखों पे अगर इनकी मेंबरशिप होगी और 49 रुपए अगर प्रत्येक माह इनको ऑटोमेटिक आ रहा है, तो आप समझ लीजिए इनकी कितनी कमाई होगी। अब लोग जो जो अपना आंकड़ा दे रहे हैं, जो
जो टैक्स के हिसाब से जो पब्लिक डोमेन में इनका आंकड़ा है कि 35 लाख रुपए के आसपास इनकी मासिक कमाई है, ये उससे अधिक होगी। जो जो पब्लिक डोमेन में इन्होंने डिस्क्लोज किया है कि मेरी कमाई कितनी है, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा इनकी कमाई होगी। लेकिन खाली रणवीर इलाहाबादिया ही क्यों, समय रैना क्या कर रहे हैं, अपूर्वा मखीजा क्या कर रही हैं, और अपूर्वा मखीजा जैसी ऐसे आपको दसियों स्टैंड अप कॉमेडियन करने वाली लड़कियां मिल जाएंगी जो अपशब्दों का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रही हैं। आपको एक नाम देता हूं अभी, जो वो तो खैर उस वर्ल्ड से आती ही हैं, उनके बारे में क्या कहना, लेकिन वो संभ्रांत तरीके से कॉन्डोम पे चर्चा कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती, उनका पॉडकास्ट शुरू हुआ तो वो तो बजाप्ता मिस वर्ल्ड रही सुष्मिता सेन से पूछ रही हैं कि वक्त को लेकर के, अपने मैरिज को लेकर के, मल्टीपल बॉयफ्रेंड को लेकर के, मल्टीपल रिलेशनशिप को लेकर के, कॉन्डोम को लेकर के साफ साफ बातचीत कर रही हैं। अब इस तरह के कंटेंट को देखने वाले कौन हैं, उनके खरीदार कौन हैं, देखता कौन है? समय रैना अमिताभ बच्चन के शो में जाकर के गेस्ट बन चुके हैं, कौन बनेगा करोड़पति में। समय रैना स्टैंड अप कॉमेडियन थे पहले, उसके बाद धीरे धीरे पैसे कमाई और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके कमाई। इनको ये लगता है कि अगर हम अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो लोग उसका लुत्फ उठाएंगे। दो एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। शायद बनारस का एक हुड़दंग सभा के बारे में जानकारी नहीं होगी, बहुत सारे दर्शक जो जानते होंगे उनके लिए भी है, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि बनारस में होली के आसपास होली मिलन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और उसमें इस तरह के अपशब्दों का बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। और एक बार तो जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पहली बार जब उस होली मिलन समारोह में गए थे तो उन्हें अपशब्द कह करके बुलाया गया कि माननीय, और फिर गाली का एक प्रयोग किया गया कि आप मंच पर आइए। वो शॉक रह गए पंडित नेहरू, कह रहे ये क्या हो रहा है, लोग ठहाका लगा रहे थे। हास्य विनोद का वो एक प्रतीक है, लेकिन उसकी वो इस तरह से आकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसका प्रचार हो प्रसार हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहां एक परंपरा है, परिपाटी है। क्या रणवीर इलाहाबादिया उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, रणवीर इलाहाबादिया बहुत सोच समझ करके लगातार इस तरह का बयान दे रहा, और मुझे तो इस बात का भी डर है कि ये खाली शो आया नहीं है। जिस तरह से, क्योंकि अब मैं तो कई चीजों को इवैल्यूएट करता हूं और बाद में पता चलता है कि मामला कुछ है, इस पर भी आप थोड़ा आंख कान खोल के रखिएगा। जिस प्रकार से सभी मीडिया चैनल ने यकायक इनके ऊपर अटैक शुरू किया, ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़ा कोई और गेम प्लान तो नहीं है इसके पीछे। खैर, अभी तक मुझे उसकी जानकारी नहीं मिली है, तो अभी हम यही रखें कि खैर मीडिया ने इस बार जो है इन्हें फेस वैल्यू पर लिया है। जो कुछ भी इन्होंने उस कार्यक्रम के दौरान कहा है आपत्तिजनक, उस पर आलोचना हो रही है। लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो सोशल मीडिया आया, उससे जो सोशल मीडिया के जनक हैं, अब उनके हाथ से ये सोशल मीडिया जा चुका है। सोशल मीडिया अब अमेरिकी इंटेलिजेंस के हाथ में है और अमेरिकी इंटेलिजेंस सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। जहां वो देखते हैं कि इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर हैं तो समाज में ऐसे युवाओं या ऐसे कंटेंट का प्रभाव पड़ रहा है, तो युवाओं को दिग्भ्रमित किया जाए। इस प्रकार के कंटेंट आपको सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से मिल जाएंगे। अश्लीलता के गाने, अश्लील दृश्य, आपको बहुत सारे रील्स आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब हालांकि बहुत सेंसर करने लगा है आजकल, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो कोई सेंसरशिप नहीं है। रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा है उससे भद्दी भद्दी, उससे गंदे गंदे, गंदी गंदी बातें की जा रही हैं, गंदे गंदे दृश्य शेयर किए जा रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अकेले रणवीर इलाहाबादिया खाली गंदी बात कर रहा है ऐसा नहीं है। ये सोची समझी प्रायोजित खेल है जिसमें भारत की बहुत बड़ी आबादी न चाहते हुए भी फंस चुकी है।
हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां आप फंसते जा रहे हैं, वहां खुद को रोकिए। आप लोग अपने परिवार की भी तस्वीर शेयर करते हैं, वो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि ये अ, फुल प्रूफ है, इसका कोई बेजा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसके बेजा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया में कौन-सा कंटेंट आपको देखना चाहिए, कौन-सा नहीं देखना चाहिए, इसकी कोई विधिवत कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है। बस सोशल मीडिया आ गया है और ये पूरी तरह से रेगुलेटेड भी नहीं है, ये सेल्फ रेगुलेटेड है। जब ह्यू एंड क्राई मचा तो ये कंटेंट को रणबीर इलाहाबादिया ने डिलीट कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि रणबीर इलाहाबादिया ने जो कंटेंट डिलीट किया, समय समय रैना ने, समय रैना का ये कार्यक्रम था और समय रैना ने ये कंटेंट को डिलीट कर दिया। लेकिन कमेंट किनका था? रणबीर इलाहाबादिया का था। इस प्रकार इसके पहले आप देखते होंगे ये एल्विस यादव, एल्विस यादव को भी कहाँ बुलाया गया था आपको मालूम है? एल्विस यादव को बुलाया गया था कौन बनेगा करोड़पति में। एल्विस यादव की क्या उनका क्या पहचान थी साहब? वो साँप से खेलते थे साहब एल्विस यादव साहब। और कारोबार करते थे सांप के विष का, ये भी जानकारी मिली है। अब विष का कारोबार कहाँ होता है? तो दवा बनाने में होता है, कहीं-कहीं होता है, वो आप सबको बेहतर मालूम है। इसके पहले आज आप रणवीर इलाहाबादिया पर पूरा पूरा वर्ल्ड टूट रहा है, हम भी टूट रहे हैं, हम भी सवाल उठा रहे हैं। बिग बॉस पर कौन सवाल उठाएगा? बिग बॉस की अभद्रता, बिग बॉस की फूहड़ता पर कौन सवाल उठाएगा? कपिल शर्मा की फूहड़ता पर कौन सवाल उठाएगा? कपिल शर्मा का जो शोज होते हैं, उसकी जो फूहड़ता है, कपिल शर्मा को सीख लेनी चाहिए। आप देखिए पाकिस्तान में लूज़ टॉक एक आता था या पाकिस्तान के और भी जो दूसरे हास्य कलाकार थे, अद्भुत उनकी कलाकारी है, शानदार कलाकारी है। लेकिन कपिल शर्मा उनसे नहीं सीख रहे हैं। ये पूरा का पूरा ट्रेंड, ये वही गैंग है, मैं बार-बार कह रहा हूँ। ये वही परवर्टेड दिमाग का एक गैंग जो आपको सलमान खान के रूप में कभी नजर आएगा, कभी रणवीर इलाहाबादिया के रूप में नजर आएगा, कभी समय रैना के रूप में आएगा, कभी अपूर्वा मुखीजा के रूप में आएगा, कभी कपिल शर्मा के रूप में आएगा, कभी आपको बिग बॉस के रूप में आएगा, कभी फूहड़ अ, हास्य शो, कभी कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी में। स्टैंड अप कॉमेडियन जो बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, वो सुनने लायक नहीं है, लेकिन लोग चटकारे लेकर के सुन रहे हैं, चटकारे लेकर के देख रहे हैं। तो सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है, उनके बारे में कोई डेटा मुहैया नहीं कराती है और जो सरकार पर सवाल करे, सरकार उनके खिलाफ हो जाती है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे बीभत्स, ऐसी गंदी बात, ऐसे परवर्टेड दिमाग वाले इन्फ्लुएंसर को, ऐसे परवर्टेड वाले कंटेंट क्रिएटर को, चाहे वो सैटेलाइट टेलीविजन में हो, चाहे वो ओटीटी पर हो, चाहे इंटरनेट वर्ल्ड पे हो, इन सबको सरकार देख क्यों नहीं रही है? अब कल बात हो रही है तो देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी ये काम किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मुंबई में और दिल्ली में कानूनी कार्रवाई शुरू भी हो गई है। अब उन्होंने माफी भी मांग लिया है। माफी मांगने से बात चलेगी नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि उनके यूट्यूब के जितने चैनल्स हैं उनको डिलीट किया जाए। क्या ये हो पाएगा? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता यूट्यूब कहेगा कि साहब हमारे चैनल पे रणवीर इलाहाबादिया ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है, तो हमारे फ्रेमवर्क में इनको डिलीट करना नहीं शोभा देता है और हम नहीं करेंगे। आपके दबाव, हाँ, अगर कोर्ट कहे कि नहीं रणवीर इलाहाबादिया के जो अच्छे पॉडकास्ट भी हैं, आप उनको डिलीट कर दीजिए। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट कहने वाली है और कोई सरकार भी इन्हें कहने वाली है। ये सब ह्यू एंड क्राई होगा, हो सकता है। मुझे तो डर है कि कल रणवीर इलाहाबादिया कहीं किसी राजनीतिक पार्टी में ना ज्वाइन कर ले और वो कहीं से फिर एमएलए एमपी ना बन जाए, फिर वो मंत्री ना बन जाए और हो सकता है कि कल को रणवीर इलाहाबादिया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ही बन जाए, क्योंकि जेल जाने वाले जेल मंत्री थे। दिल्ली में जो जेल गए थे वो जेल मंत्री थे, सत्येंद्र जैन। वो खुद जेल मंत्री थे और जेल गए थे। अब आप सोच लीजिए, बाद में जब बहुत हंगामा मचा तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो साहब जब पूरे कुएं में भांग पड़ी है और आप गिलास में नशा ढूंढ रहे हैं, तो गलती रणवीर इलाहाबादिया की नहीं है, पूरे समाज की है।
उस राजनीतिक व्यवस्था की है जिसने ऐसा माहौल बनने दिया, उस सामाजिक व्यवस्था की है जिसने ऐसे माहौल को प्रोत्साहन देने में अपनी भूमिका अदा की। कौन तय करता था कि एल्विश यादव को आप कौन कौन बनेगा करोड़पति में बुलाइए? कौन तय कर रहा था? कोई मर्यादा थी या नहीं थी? एल्विश यादव कहाँ नहीं गया? बिग बॉस में जिस तरह के पात्र को बुलाया जाता है और जिस तरह का वहां पर नंगा एक प्रकार से कंटेंट बनाया जाता है और उसको दिखाया जाता है, इस पर कब किसने आपत्ति की? किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। फूहड़ता में जब कपिल शर्मा अपने शोज पे फूहड़ता की सारी सीमा लांघ जाते हैं, उस पर किसी ने क्यों नहीं आपत्ति की? तो आज अगर रणवीर इलाहाबादिया की फूहड़ता आपके जहन में आ गई है, तो सारे लोग टूट पड़े हैं, टूट पड़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ना चाहिए। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया के बहाने अब आपको जो पूरा का पूरा 2 नंबरी का खेल चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ये ढूंढना नहीं चाहते कि चाइना में फेसबुक नहीं है, चाइना में व्हाट्सएप नहीं है, रसिया में फेसबुक नहीं है, रसिया में व्हाट्सएप नहीं है। क्यों नहीं है? कभी आपने कभी इस पर विचार करने की कोशिश की? नहीं की। हमारे देश में हमारे इंजीनियर्स उसी फेसबुक के लिए काम कर रहे हैं, उसी व्हाट्सएप के लिए काम कर रहे हैं, उसी इंस्टाग्राम के लिए काम कर रहे हैं, उसी मेटा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। हमारे व्यवसायी उनके लिए आउटसोर्स बने हुए हैं। कभी इस पर आपने चर्चा करने की कोशिश की? रणवीर इलाहाबादिया को गाली देने से कुछ नहीं होगा। ऐसे सैकड़ों हजारों रणवीर इलाहाबादिया हैं जो इससे गंदी गंदी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। आप कितनों को सजा देंगे? सवाल है कि ये जहां से नियंत्रित हो रहा है, फिर आपका जो सोशल मीडिया आएगा उसमें भी ऐसी बातें हो सकती हैं। तो जहां नियंत्रण की आवश्यकता है वहां तो आप नियंत्रण करेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई सरकार की आलोचना करेगा तो उस पर आप नियंत्रण करने लगेंगे, उस पर बहुत सारी बात करने लगेंगे। अभी मैं कुंभ के बारे में ही मैं आपको बात करूं, तो कुंभ पर मैंने तारीफ की है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन अब जो चर्चा हो रही है, भाई एक बार कुंभ में एक बार बात हो गई, एक बार बात हो गई साहब, भगदड़ मच गई, कोई बात नहीं है। उसके बाद बार-बार सैकड़ों किलोमीटर्स के जैम लग रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? एडमिनिस्ट्रेशन लेगा ना। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन अब यहां आलोचना करेंगे तो फिर वो आपके खिलाफ पड़ जाएंगे लोग। तो सवाल है कि जो गलत है वो गलत है, उसको बेबाकी से आपको गलत बोलना पड़ेगा। कि आज अगर कुंभ में सैकड़ों किलोमीटर के जाम लग रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन की है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल हो रहा है, तो सेना को बुलाइए। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि 55 करोड़ लोगों को हम बुला रहे हैं, तो फिर आगे क्या होगा? तो ये अगर आप टोटैलिटी में चीजों को नहीं देखेंगे, समग्रता में नहीं देखेंगे आप चीजों को, और स्टैंड अलोन एक घटना को लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई और नजीर पेश करना चाहेंगे तो नहीं चलेगा। आपको सारे कंटेंट की ऑडिटिंग करनी बहुत जरूरी है। इस तरह के जितने फूहड़ द्विअर्थी संवाद वाले स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, जो कोई भी इस तरह के कंटेंट क्रिएटर हैं, उन सबके खिलाफ मजबूत कार्रवाई हो और चुन चुनकर कार्रवाई हो। सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो ऑडिट करने वाले लोग हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा काम? अगर वो थोड़ा-सा ध्यान लगा दें, सरकार थोड़ा-सा विजिलेंट हो जाए कि नहीं इस तरह के जो भी अ, ऑलमोस्ट पॉर्न लाइक कंटेंट आप बनाएंगे, तो आपको इसकी अनुमति नहीं होगी। तो सनातन का सिर्फ ब्रांडिंग करने से, मार्केटिंग करने से काम नहीं चलेगा। सनातन को हर स्तर पर तोड़ा जा रहा है, उसे खंड-खंड किया जा रहा है। इसको जरा देखिए, द स्नेक इन द गैंजेस जो लिखा हुआ है ना, वो चौतरफा हो रहा है। यूनिवर्सिटीज में गलत इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं, समाचार में इस तरह के कंटेंट बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह के कंटेंट बनाए जा रहे हैं। तो आपको चौतरफा जब असर होगा, तो आपकी आबादी कहाँ जा रही है, ये आप ही तय कीजिए। इसलिए सरकार से न सिर्फ ये अनुरोध है कि रणवीर इलाहाबादिया को इमीडिएट पनिशमेंट मिले और समय रैना को पनिशमेंट मिले, उनके जो बाकी साथी हैं उनको पनिशमेंट मिले, बल्कि उन सारे स्टैंड अप कॉमेडियन, लड़की हो, लड़का हो, उन सारे कंटेंट क्रिएटर, बिग बॉस जैसे कंटेंट क्रिएटर, सबको स्क्रूटनी में लाया जाए और जहां-जहां ये पकड़ाए उनके खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए,
तब तो इसका कुछ इलाज होगा। अन्यथा इस तरह से आप देखेंगे आने वाले दिनों में और भी कंटेंट बनेंगे, क्योंकि ये कंटेंट उन्हें पब्लिसिटी देगा, रातों रात उन्हें वायरल कर देगा, वो हीरो बन जाएंगे, जैसा कि अभी सैफ और करीना करने में लगे हुए हैं। तो सरकार अगर चाहती है कि इस तरह के कंटेंट पर पूरी तरह से अंकुश लगे, तो सरकार को नींद से जगना होगा। प्रधानमंत्री किनके किनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, पूरा कैबिनेट, ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर का ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कैबिनेट, हाफ तो नहीं, 5-10 तो मंत्री इनके पॉडकास्ट में जा चुके हैं। अब ये और बात है कि अब पॉडकास्ट में जो बातें हुई है वो बिल्कुल अलग है, उससे इनका इस कथन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री कोई बैकग्राउंड भी चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किनको किनको बुला लेते हैं। वहां उन्होंने मैथिली ठाकुर को भी बुलाया था और भी दूसरे इन्फ्लुएंसर को बुलाया था, लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने एक पॉडकास्ट दे दिया किसी के साथ, उनका भी बैकग्राउंड उन्होंने चेक नहीं किया। बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनका रिश्ता आजकल किनके किनके साथ चल रहा है, अगर वो आए हैं तो उनको बताते कि साहब ये उनके साथ अपना रिश्ता खत्म करो, जो एक एक्यूज्ड है, मर्डर केस में इन्वॉल्व है। अब उन्होंने सलाह दी होगी, हो सकता है, क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं कि शायद उन्होंने रास्ता बदल लिया। अब अलग बात है, लेकिन आप रणवीर इलाहाबादिया की बात को टोटलिटी में जब तक नहीं देखेंगे और इसके पीछे का 2 नंबरी खेल जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, उसको नहीं पहचानेंगे, तब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके पीछे का असल खेल पता करेगी, 2 नंबरी खेल को, और तब इस समस्या का समाधान करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।